Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers, I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज जो हम जू 510 का लेक्चर डिस्कस करेंगे दैट इज़ 33 फीडिंग ऑफ फिश एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िश की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो पढ़ी थी। आज हमने ओवरऑल एनर्जी देखनी है। तो जो फ़िश होती है वो एनर्जी दो तरीक़ों से हासिल करती है बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह। फर्स्ट वन इज़ फैट्स, सेकंड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम अपने आज ये देखना है कि ये कौन से कार्बोहाइड्रेट को जो है कहाँ से, ये किस तरह के कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है और कितने फैट से एनर्जी लेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीडिंग ऑफ फिश एनर्जी, यानी फीडिंग जो होगी फ़िश की वो किस तरह फीड करके एनर्जी लेगी, रिक्वायरमेंट्स उसकी होगी। फर्स्ट वन उन्होंने टॉपिक दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ से शार्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो फीडिंग है फ़िश एनर्जी की वो कहाँ से वो लेती है, जो फ़िश है वो फीडिंग करके एनर्जी कहाँ से लेती है। तो आपने पहला सोर्स बताना है कार्बोहाइड्रेट्स। जो फ़िश होती है डाइजेस्ट कर सकती है सिंपल शुगर एफिशिएंसी को, डिक्रीज डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि जो फ़िश होती है ना, जो सिंपल से कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ठीक है, जो हाई लेवल के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना, वो ये जो होती है डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जो छोटे लेवल की शुगर्स होंगी ना, उनको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फ़िश जल्दी डाइजेस्ट करती है और उससे एनर्जी लेती है। तो जो हाई लेवल के होंगे शुगर्स वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा और वो अनडाइजेस्ट ही रह जाएगा। लार्ज मालिक्यूल जो होगा वो डाइजेस्ट इनके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फिश इज़ 39% कंपेयर टू 96% इन मैमल्स। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि फ़िश के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने की जो है एबिलिटी वो 39% है, जबकि दूसरे मैमल्स जो हैं उनके अंदर कितनी है, 96% है। इसका क्या मतलब है कि फ़िश जो होती है वो हायर कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंसी से के साथ डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इनके अंदर एफिशिएंसी की कमी होगी एज़ कम्पेयर टू मैमल्स। मैमल्स के अंदर 96% एफिशिएंसी होती है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको एफिशिएंसी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जितनी एफिशिएंसी से वो उनको डाइजेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा उनको एटीपी की एनर्जी शक्ल में जो है एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी यूज टू स्पेयर प्रोटीन सिंस लेस प्रोटीन विल बी यूज फॉर एनर्जी। तो वो क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, और प्रोटीन अगर हमारे पास उसकी कमी है तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन की बजाय एनर्जी का सोर्स बना लेंगे, क्योंकि प्रोटीन से भी ये एनर्जी लेते हैं। जब प्रोटीन की कमी होगी तो उसकी जगह क्या यूज़ होगा, कार्बोहाइड्रेट। ये हमसे इसके लिए याद रखना है। फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे जिस तरह के सेलुलोज होते हैं, हेमी सेलुलोज होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं ये भी करते हैं फीड को बिल्कुल कंट्रोल। ठीक है, ये गट से जब फीडिंग जाती है, गुजरती है फ़िश की, तो ये गट के अंदर फीडिंग को कंट्रोल करते हैं। ये नॉट एक्सीड 8% वाइल 10% रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट इनटेक एंड डाइजेस्टिबिलिटी। वो क्या कह रहे हैं कि फाइबर सेलुलोज जो हेमी सेलुलोज हैं वो जो इनका गट होता है फिशेस का, उसके अंदर से इनको ज़्यादा गुजरने नहीं देते। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ज़्यादा एफिशिएंसी से वहाँ पर क्या होंगे, मेटाबोलाइज नहीं होंगे। 8% जो होगी वो 8% जो होता है वो इजीली उनको कर लेता है, और 10% तक उनको मतलब सही है, तो 10% तक वो उनको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट करने के काबिल बनाएंगे। 10% से ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट इनटेक में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 10% से ज़्यादा जब कार्बोहाइड्रेट गट में से गुजरेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अनडाइजेस्ट ही रहेगा, और न्यूट्रिएंट जो होगा वो फिर अनडाइजेस्ट में से हासिल नहीं होगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट इनटेक में कमी आएगी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, फिश डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी हम कोई फ़िश को स्पेशल कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं देते, उनके लिए कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और ये लीस्ट ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर्स जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं फिशेस के लिए। रेंज फ्राम इजीली डाइजेस्ट शुगर टू कम्प्लेक्स सेलुलोज। सेलुलोज जो होती है कम्प्लेक्स जो है पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि सिंपल शुगर से लेकर हम सेलुलोज तक जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट एनर्जी से भरपूर होते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, फिशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लेक्स सेलुलोज जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, हार्ड टू डाइजेस्ट। सेलुलोज जो है ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की एक कम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, सिंपल फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसमें वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम होती है, जिसकी वजह से वो जो है डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। फ़िश जो होते हैं वो कम्प्लेक्स सेलुलोज को सिंपल शुगर्स में चेंज नहीं कर सकती, और वो ना ही इसको डाइजेस्ट करेंगी, तो उनके लिए मुश्किल होगी। इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिपेंड्स ऑन एंजाइम प्रोडक्शन।
ठीक है। क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो ही क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को जो होते हैं मेटाबोलाइज करके उसमें से एनर्जी हासिल करवाने में मदद देते हैं। तो जो एंजाइम कम होंगे, उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे उनसे हम जो एनर्जी का इनटेक है वो कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो गिव्स ए पैलेट्स इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी लेस डेंस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस फॉर्म में दे सकते हैं फिशेस को, पैलेट्स की फॉर्म में। पैलेट्स का मतलब है छोटी छोटी गोलियाँ बना के हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो है खुराक की शक्ल में खुराक की छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, वो हम देंगे और वो लेस डेंस होंगी, यानी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होंगी कि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होंगी जिसको फ़िश जो है वो डाइजेस्ट ना कर पाए। प्रिपेयर्ड फूड क्या होती है, फ़िश जो कार्निवोर फिशेज़ होती हैं, कार्निवोर फिशेज़ वो होती हैं जो सिर्फ फीड करती हैं एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, जो फीडिंग करती हैं सिर्फ एनिमल्स को खाती हैं। उनके अंदर जो कार्निवोर फिशेज़ के लिए कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, मोर देन 25% होता है, ठीक है। और जो ओमनीवर्स फिशेज़ हैं जो कि दोनों के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो मीट भी खा सकती हैं, एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं और वेजिटेबल्स के ऊपर यानी प्लांट के ऊपर, जो दोनों जो है सोर्सेज से क्या करती हैं अपनी खुराक पूरी करती हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है प्रिपेयर उनके लिए करनी चाहिए, कौन सी जो खुराक है जो फीड होती है, जो उनका फूड हमने देना होता है डेली बुनियाद के ऊपर, उसके अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, 25 से 45% होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज जो है इसके ये भी एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये जो है सॉरी अमाइनो एसिड नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इन हर्बीवोर्स के अंदर अमाइलेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स है, इसलिए उन्होंने सब स्पेसिफिक इसका बताया हुआ है कि अमाइलेज अकर थ्रू इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो इन होती है इनकी फिशेस का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पूरा जो डाइजेशन वाला सिस्टम है, ऑर्गन जो उनके माउथ से लेके अनस तक जा रहा है, उसके अंदर क्या मौजूद होती है, अमाइलेज मौजूद होती है। अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट्स इन फिश फीड के कितनी होती है, जो कोल्ड वाटर के अंदर फिशेस रहती हैं उनकी एक डे की खुराक में कितनी परसेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, 20% जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। और वार्म वाटर जो फिशेस हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी पर डे जो डाइट होगी उसके अंदर उन्हें कितनी कार्बोहाइड्रेट देनी चाहिए, 30%। तो कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट से भी वो हासिल कर सकती हैं, जो है ओमनीवर्ड्स होती हैं ना फिशेस जो प्लांट एट करती हैं, वो क्या करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स खाती हैं, बीज खाती हैं। ट्यूबर्स का मतलब है कि ये जो जिस तरह ट्यूबर्स जड़ेदार वाली जो खुराक है, ठीक है, प्लांट है, जैसे कि गाजरें हैं, मूलियाँ हैं, ये ट्यूबर्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर क्या होती हैं, ट्यूब्स की शक्ल में होती हैं। इनसे के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट बहुत मौजूद होता है, वीट के अंदर भी और पैडी के अंदर भी। ये मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं इनके अंदर से भी हम कार्बोहाइड्रेट सोर्स हासिल करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी मेटाबॉलिज्म फिश, यानी एनर्जी जो है वो मेटाबोलाइज होकर किस तरह फिश तक पहुंचती है, कैसे मिलती है उसको। फिश डू नॉट स्पेंड मच एनर्जी टुवर्ड्स मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कोल्ड जो वाटर होता है उसमें रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर में रहते हैं, उनका जो एक्सटर्नल अंदरूनी टेम्परेचर होता है वो कोल्ड वाटर में रहने की वजह से कोल्ड होना चाहिए, लेकिन वो कोल्ड नहीं होता, वो अपने अंदरूनी टेम्परेचर को बरकरार रखती हैं। अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बर्फ़ की तरह ठंडा पानी होने के बावजूद अपने आप को मरने नहीं देती। तो उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर जो होता है रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके अंदर नेचुरल मैकेनिज्म है कि इर्द गिर्द वाटर जो है वो कोल्ड होने के बावजूद है वो उनका अंदरूनी जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है, इसलिए उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी इन्वायरमेंट, अब जो कोल्ड ब्लडेड फिशेस होती हैं उनके अंदर कौन से फैक्टर हैं जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फेस कर रहे हैं, उनको अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो स्पीशीज़, हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो फ़िश हमारे पास मौजूद है उसकी वो किस स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखती है, उसका साइज़ कितना है, उसको डेली लाइट की बुनियाद पर, खुराक की बुनियाद पर हम उसको लाइट कितनी दे रहे हैं, सूरज की रोशनी उस तक कितनी पहुंच रही है, उसकी जो डाइट है उसमें फ़ैट कितने हैं, ठीक है, उसकी प्रोटीन की कंपोजिशन कितनी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कितनी है, ये उसकी कंपोजिशन ऑफ डाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि उसकी जो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं खाने की, उसके अंदरूनी मेटाबॉलिज्म की, उसके जो बिहेवियर है, जो उसकी मूवमेंट है, वो सारी कंट्रोल होती है हार्मोन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल होती है। तो ये होती है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। एज कितनी है फ़िश की, वो जमेलाई है, बिल्कुल छोटी है, ठीक है, अडल्ट है, या फिर वो अडल्ट से भी ग्रोवर है, हेल्दी है। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर पे ऊपर डिपेंड कर रहा है।
अदर इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी, जैसे कि वाटर फ्लो, वाटर की कंपोजिशन कितनी है, वाटर गंदा है या साफ़ है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं किसको अफेक्ट कर रही हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ़िश। ये तमाम जो होती हैं मिल के फ़िश की एनर्जी को करती हैं डिसाइड कि कितनी इस फ़िश को एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फ़ैट रिक्वायरमेंट कितनी होती है। दो तरह के फ़ैट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक फ़ैट होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, एक फ़ैट होता है जो फ़ैट सोल्यूबल होते हैं। तो फैट्स जो सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल टिश्यूज से ये हासिल करती हैं, ठीक है। फैट सोल्यूबल जो कंपाउंड है जो फैट के अंदर कंपाउंड के अंदर ये हल हो जाए, वो प्लांट के अंदर से, एनिमल के टिश्यूज़ के अंदर से ये ऑयल्स और जो फैटी मिनरल्स हैं वो लेंगी। कंसिस्ट्स ऑफ फैट, फास्फोलिपिड, स्टीरॉयड्स, फैटी एसिड, ये तमाम जो है ना, फास्फोलिपिड, स्टीरॉयल एंड फैटी एसिड, ये तमाम जो है ये किसकी फॉर्म है, फ़ैट्स की मुख्तलिफ फॉर्म है, ये यूज़ होती हैं फ़िश के अंदर एनर्जी के हासिल करने के लिए। एक्सेसिव डाइटरी लिक्विड लिपिड जो है, न्यूट्रिशनल डिजीज़ जो है, फैटी लिवर और विसरल फैट, फ़िश कैन यूटिलाइज एनर्जी ऑफ फैट बाई 84% एफिशिएंसी। वो क्या कह रहे हैं कि अगर फ़िश के अंदर फैटी लिपिड ज़्यादा हो जाए, यानी लिपिड की मकदार ज़्यादा हो जाए, फ़ैट ज़्यादा जमा हो जाए, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि उनका लीवर जो है वो फैटी हो सकता है, उसकी बीमारी लग सकती है उनको। विसरल फैट जो है ना, विसरल फैट फ़िश, यानी उनका जो पेट अब्डोमेन वाला विसरल हिस्सा है जिसके अंदर तमाम उसके आर्गन मौजूद है, वहाँ पर फैट की तह जो होती है वो जम जाती है, वो भी उनको बीमारी लग सकती है। और फ़िश जो होती है ओवरऑल फ़िश के अंदर कितनी % जो होती है लिपिड का कॉन्टैक्ट जो होता है वो हो, तो वो उसे अच्छे से यूज़ करेगी, वो होता है 84%। 84% फैट जो होता है वो फ़िश के लिए ठीक है, ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। फंक्शन क्या है फ़ैट के फ़िश के अंदर, ये इम्पोर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ऊपर जो 84% एफिशिएंसी वाला है, ये MCQs के लिए आपने याद रखना है। फंक्शन ऑफ फैट क्या है, ये प्रोवाइड करती है एनर्जी को, ठीक है। क्वेश्चन फॉर वाइटल ऑर्गन्स, क्वेश्चन का मतलब है जब वाटर के अंदर फ़िश ऊपर नीचे छलांगे लगाती है, मूवमेंट करती है, स्विमिंग करती है, तो उसकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके अंदरूनी और बैरूनी ऑर्गन्स के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। अब प्रेशर की वजह से वो ऑर्गन्स डैमेज ना होए, उस डैमेज को बचाने के लिए वो उसको क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है फैट। एनर्जी रिजर्वायर के तौर पर काम करता है, यानी फैट जिस्म में एक खास हद तक स्टोर भी हो जाते हैं जो बाद में एनर्जी देते हैं। इंसुलेटर एंड लुब्रिकेंट, यानी कि सर्दी से और गर्मी से जो है बचाते हैं, और जैसे ही सर्दी होगी तो फैट अगर लेयर उनके जिस्म में मौजूद होगी तो उनको सर्दी नहीं ज़्यादा लगेगी। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स, अब हमारे पास विटामिन्स भी दो तरह के होते हैं, एक विटामिन होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स। अच्छा, जो फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जब वो लें तो वो हमारे जिस्म में रिटेन हो जाते हैं, रह जाते हैं, वो जिस्म से इतनी जल्दी नहीं निकलते। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो जैसे ही हम पानी पीते हैं तो उनके अंदर सोल्यूबल होकर हमारे जिस्म के बाहर निकल भी सकते हैं, कुछ जिस्म को मिलते हैं और कुछ निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल हमारे पास विटामिन होते हैं उनको हमें बार बार पीना पड़ता है, लेना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो फैट के ज़रिए हमारे जिस्म में ही रहते हैं और एनर्जी देते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल मौजूद होता है, ठीक है। कार्बन जो है वो एक टाइम पे कितने बॉन्ड बना सकती है, 4, ये आपको पता होना चाहिए। जो कार्बन है वो एक टाइम पे 4 बॉन्ड बनाती है, उसकी वैलेंसी 4 है, तो वो उसके जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, सिंगल होंगे उस फैटी एसिड के अंदर, तो वो से हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें जो कार्बन है वो किसी दूसरे आइटम के साथ किसके ज़रिए जुड़ी होती है, डबल बॉन्ड के ज़रिए, जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कौन सी है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं हमारे पास फैटी एसिड की इकसाम है वो है एडिशनल फैटी एसिड। EFA का मतलब है एडिशनल फैटी एसिड। एडिशनल फैटी एसिड भी वो फैटी एसिड हैं जिनको हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, उन हमारी बॉडी जो होती है उसके मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वो फैटी एसिड खुद नहीं बनते, वो हमें खुद डाइट में लेने पड़ते हैं। फ़िश को भी वो खुद ही डाइट में खाने पड़ते हैं, वो होते हैं एडिशनल फैटी एसिड। एडिशनल फैटी एसिड मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिज्म नीड इट बट कांट सिंथेसिस इट, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को इसकी नीड तो होती है, ज़रूरत होती है, लेकिन ऑर्गेनिज्म खुद इसे बना नहीं सकता। इसकी एग्जांपल उन्होंने बताई है PUFA। ये किसका डेरिवेटिव है, PUFA का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और ये वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये वो वाला फैटी एसिड है जो कि एडिशनल फैटी एसिड है जिसको बॉडी खुद सिंथेसिस नहीं करवा सकती, लेकिन उसको ज़रूरत, बॉडी की ज़रूरत होती है इसकी,
ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स इनकी दी हुई हैं, तो ये आपने देख लेनी है। इनके नेम जो है ब्यूटारिक एसिड है जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ऑयलिक एसिड है जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, लियोनोलेक एसिड है जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये वाला जो है ये हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसको ये एडिशनल भी है और हमारी बॉडी जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे ज़रूरत होती है बॉडी की। नेक्स्ट है द बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ फैट और फिश ऑयल्स एंड SBOM। ठीक है, SBOM क्या है? जो फ़िश का जो फ़ैट है, ठीक है, फ़िश का जो ऑयल है वो हमारे पास फ़ैट की शक्ल में आता है। हम फ़िश भी क्या करते हैं, खाते हैं। बेसिकली इंसान भी फ़िश खाता है, किसके लिए? फ़ैट के असूल के लिए, प्रोटीन के लिए और फ़ैट हासिल करने के लिए। तो SBOM का मतलब है सोयाबीन ऑयल मील। ठीक है, सोयाबीन जो ऑयल मील है वो और फ़िश का जो ऑयल है ये दोनों हमारे लिए क्या है? फ़ैट का ज़रिया है। फ़िश ऑयल जो होता है इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एडिशनल फैटी एसिड। जो फ़िश का ऑयल निकालते हैं वो हमारे पास 5% है और वो कितना है? एडिशनल फैटी एसिड है। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ एडिशनल फैटी एसिड क्या है, इसकी भी आपने बताना है कि डेफिनेशन भी याद रखनी है। इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगी ग्रोथ को। पुअर फीड कन्वर्जन, यानी जो फूड खाएंगे उसकी कन्वर्जन होकर एनर्जी में तब्दील होने की सलाहियत कम हो जाएगी और जो फीड है वो अनडाइजेस्ट रहेगा, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी डेथ जो है उसको बढ़ा देगा, मौत ज़्यादा वाक़या होगी। एलिवेटेड मसल्स वाटर कंटेक्ट, इसमें यह होता है कि बीमारी होती है जिसमें हमारे मसल्स जो होते हैं उसमें वाटर का कंटेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो फिशेस के अंदर क्या हो जाएगा? वो वाला मसल वाटर एलिवेटेड कंटेक्ट ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडिशनल फैटी एसिड। ठीक है, एडिशनल फैटी एसिड की कमी की वजह से। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सस्पेक्टिबिलिटी टू कॉर्डल फिन ओरियन। जो कॉर्डल फिन होता है फिश का, उसकी वजह से जो ओरियन होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। फैटी इनफिल्ट्रेशन इन लीवर के अंदर इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी फैटी एसिड की और वो लीवर की डिजीज़ जो होगी वो काज कर देगी। नेक्स्ट है कि लिपिड जो होते हैं टाइगर श्रिम्प के अंदर जो है उसके अंदर कितना ये मौजूद होता है, इसका साइज़ क्या होना चाहिए? जैसे कि लार्वा जो होता है टाइगर श्रिम्प का, उसको कितना लिपिड चाहिए? ये PL9 का मतलब है प्रोटीन लाइन 9। ये प्रोटीन लाइन एक होती है प्रोटीन की जो कि हर ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेज पे मुख्तलिफ होती है। तो जब वो लावा के स्टेज पे होगा तो उसे लिपिड कितना चाहिए? 10 to 15% इन डाइट। ठीक है, पर डाइट में। जब वो प्रोटीन लाइन 10 से 24 हो जाएगी, यानी उसकी लार्वा से एज ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त उसे लिपिड कितनी कॉन्टैक्ट चाहिए? परसेंटेज में 7.5 है। जब PL प्रोटीन लाइन 25% से 1 ग्राम उसका वेट होगा, दैन उसकी लेस दैन 3.3 होनी चाहिए। ठीक है, लिपिड परसेंटेज है। नेक्स्ट है कि अगर उसका वेट जो है PL प्रोटीन लाइन 1 to 10 ग्राम हो जाए तो लेस दैन 3.0, और जब 10 ग्राम से कम हो जाए उसकी PL लाइन यानी प्रोटीन लाइन कम हो जाए इतनी वेट के अकॉर्डिंगली, तो लेस दैन 2.8% हो जाएगी। तो ये इस टॉपिक का मेन जो थे पार्ट्स थे, इसको आपने MCQs के लिए याद कर लेना है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा 35 है, विटामिन्स। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।